हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे 6th लेक्चर में हिम्मत बैच के लिए, यानी कि हमारे 12th स्टैंडर्ड का बैच। आई नो के थोड़ा सा ब्रेक लिया था ना, मैंने इंस्टाग्राम पे बताया भी था तुम लोगों को दैट आई टेकन अ ब्रेक कज मैं लैपटॉप को फॉर्मेट मारा था। ओह शिट, क्यों टाइप हो गया। ओके, सो मैंने लैपटॉप को फॉर्मेट मारा था एंड री इंस्टॉल डाउनलोड सब मैं कर रहा था। सो आखिर में कुछ 3-4 दिन बाद आई एम बैक एंड इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को। सो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल क्या है। तो अगर आपका कुछ स्टैंडर्ड रूल्स, हर चीज़ का रूल्स होता है। मैं तुमको इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि कोई भी जगह पे आप कुछ भी काम करते हो, तो अगर आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो, सो देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो वो जो स्टैंडर्ड रूल्स का सेट होता है उसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अब जो भी कम्युनिकेटिंग पार्टीज है, वो सेंडर हो गया, रिसीवर है, बाकी जो भी है, उन सबको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। फिर हमको प्रोटोकॉल्स की लेकिन ज़रूरत क्यों है। अब फ्लो कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है। लाइक तुम ही सोचो ना, अगर रास्ते पे तुम जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, ट्रैफिक रूल्स नहीं है, सो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमको प्रोटोकॉल जरूरत है ताकि हमारे पास फ्लो का कंट्रोल रहे, किसी को किस चीज़ का एक्सेस हो रहा है उसका कंट्रोल रहे। सो फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या, फ्लो कंट्रोल की ज़रूरत होती है जब सेंडर और रिसीवर की अलग अलग स्पीड्स होती है। लाइक सपोज मैं तुमको कुछ चीज़ भेज रहा हूँ, मैं तुमको ऐसा समझो कि 1 सेकंड में 2 वर्ड्स में बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कान जो है वो 1 सेकंड में एक ही वर्ड सुन पा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मैं फास्ट फास्ट बोलता जाऊँगा, तुम तो उसको रिसीव कर ही नहीं पाओगे ना। तो तुम्हारे लिए तो मैं बहुत फास्ट हो जाऊँगा। तो ऐसे ही के अंदर अगर हमारा सेंडर ज़्यादा स्पीड पे दे रहा है और रिसीवर कम स्पीड पे रिसीव कर रहा है, तो वो सब सिचुएशन में हमें फ्लो कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फिर एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत होती है ताकि हम डिसाइड कर सके कौन से नोड्स जो है वो कम्युनिकेशन चैनल में वो लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर तुम गूगल ड्राइव देख ले, गूगल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी शेयर करते हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप जब तक आपने एक्सेस दिया नहीं है किसी के ईमेल को, तब तक वो उसे देख नहीं सकते। या फिर जब यूट्यूब पे वीडियो प्राइवेट होता है या फिर सिर्फ लिंक एक्सेसिबल होता है, तो उस बिना लिंक के आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो लिंक आपको एक एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। या फिर तुम ऐसा देख लो कि कोई एक पासवर्ड होता है हर चीज़ का। तो जब तक मेरे लैपटॉप पे मैंने किसी को एक्सेस दिया नहीं कि तुम पासवर्ड डालो और तुमको पासवर्ड पता है, तुम एक्सेस कर नहीं सकते हो। सो वही है, एक्सेस कंट्रोल डिसाइड करता है कि किस किस को अलाउड है, कौन कौन लिंक को एक्सेस कर सकता है। फिर जो ट्रांसमिटेड डेटा पैकेट्स होते हैं वो कोलाइड कर जाएंगे अगर कंप्यूटर्स डेटा भेजे जा रहे हैं सेम लिंक से, तो इसीलिए हमको एक्सेस होता है कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ना करें। अब प्रोटोकॉल्स क्या डिफाइन और भी करते हैं। सबसे पहले तो वो डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। अब नाम जानना भी तो बहुत ज़रूरी होता है, तो कंप्यूटर्स को भी एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर डेटा को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग फॉर्म होता है डेटा को कंसीडर करने का। डेटा को वो भी करना होगा, जैसे फोटोज़ है उसमें जेपीजी भी होता है और पीएनजी भी होता है। तो कौन से फॉर्म में रखना है वो भी प्रोटोकॉल्स की मदद से डिसाइड किया जाता है। फिर ये भी डिसाइड करना है कि डेटा रिसीव करा है उसको रखना है या फिर फॉरवर्ड करना है। लाइक फॉर ऐसा तुम समझ लो कि तुम्हारे तक कुछ किसी ने आके तुमको बोला कि ये बात है, तो अब वो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुमको अपने पास रखना है या किसी और तक जाने देना है। तो ऐसा तुम्हारे ऊपर नहीं होता, वो प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं, वो रूल्स डिसाइड करते हैं कि ये बात सिर्फ तुम तक रहेगी या फिर ये आगे किसी नोड पे फॉरवर्ड करनी है या नहीं। और साथ में ये भी इंश्योर करना कि सारा डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। जैसे कि तुमने किसी को कुरियर किया, तो अब वो एक प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनका काम होता है ये देखना कि वो डेस्टिनेशन तक तुम्हारा कुरियर पहुंचा है या नहीं। ये प्रोटोकॉल्स का है कि डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं, और कैसे पैकेट्स को रीअरेंज भी करना और डेस्टिनेशन पे प्रोसेस भी करना है। जैसे मैं तुमको बताता, एक मैसेज है उसको मल्टीपल पैकेट्स में ब्रोकन डाउन किया जाता है। उस मैसेज को लेते हैं, उसको दूसरे पैकेट्स में तोड़ते हैं एंड उसके बाद उसको भेजा जाता है। अब तोड़ के उसको अलग अलग पार्ट्स में भेजा है तो उसको रीअरेंज भी करना होगा, तो रीअरेंजमेंट का काम भी प्रोटोकॉल्स ही करते हैं। अब प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत क्या है, नहीं तो भी हो गया ना, सेम साइड रिपीट हो गई, सॉरी। हाँ, आते हैं हम हमारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे, HTTP। HTTP का तुमने नाम सुना होगा, तुम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो उसके आगे तुमको HTTP या फिर HTTPS लिखा हुआ मिल ही जाता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस से सिक्योर आ जाता है, उसको भी आगे हम पढ़ते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब ये क्या, अगर तुमको www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना है तो ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है। तुम इसीलिए कोई भी वेबसाइट पे एक्सेस करते हो सबसे पहले HTTP लिखा हुआ ही आता है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए www पे। तो इसको बनाया किसने था, टीम बर्नर्स ली जो है ना, तो वो CERN नाम की टीम थी, उसको उसने लीड किया था HTTP बनाने में 1989 के अंदर। अब इसी को कोलैबोरेशन किया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी कि IETF
और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी कि W3C के साथ, ताकि डेवलपमेंट की जा सके। वैसे इतना ज़रूरी था नहीं है पॉइंट, बट इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है कि टीम बर्नर्स-ली ने 1989 के अंदर टीम को लीड किया था एंड IETF और W3C की मदद ली गई थी, मैं उसके साथ कोलैब किया था CERN ने। अब HTTP एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर है। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को तुम क्लाइंट सर्वर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें तुम एक क्लाइंट, तुम एक सर्वर है। तो ऐसा क्लाइंट, तुम सर्वर से कुछ मांग रहे हो, तो तुम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो और फिर वो सर्वर तुमको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब इसके अंदर हम प्रोटोकॉल TCP का यूज़ करते हैं। HTTP के अंदर भी TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एंड यूजुअली TCP IP का हर जगह यूज़ होता है, उसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी के लिए याद रखो HTTP एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसके अंदर तुम कुछ रिक्वेस्ट करते हो और फिर तुम्हारा सर्वर तुमको रिस्पॉन्स देता है। अब कॉमन यूज़ HTTP का तुमने देखा है अपना, वही वेब ब्राउज़र जो होता है और वो और एक वेब सर्वर के बीच में। लाइक गूगल क्रोम जो है, तो हम उससे कुछ डेटा मांग रहे हो तो किसी ना किसी सर्वर से आ रहा है। लाइक तुम अभी गूगल क्रोम पे जाके यूट्यूब पे हो, तो तुम अगर लैपटॉप पे हो तो ऐसा होगा, तो अगर तुम यूट्यूब पे जा रहे हो तो गूगल क्रोम जो है वो तुम्हारा एक वेब ब्राउज़र है और यूट्यूब का एक सर्वर खुद का होगा, तो उसी के बीच में कॉमन यूज़ हो रहा है HTTP। तो ये जो यूट्यूब और यूट्यूब का सर्वर, गूगल क्रोम जो है, उन दोनों के बीच का जो कन्वर्जेशन हो रहा है उसके अंदर HTTP का इस्तेमाल होता है। अब HTTP फैसिलिटेट करता है हर हाइपर टेक्स्ट को। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली लिंक हो जाती है हमारी, और वो वर्ल्ड वाइड वेब से, जिससे डिफाइन करता है कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्मेट और ट्रांसमिट होती है और किस तरह से वेब सर्वर्स और ब्राउजर्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए अलग अलग कमांड्स को। अब एक वेब पेज जो होता है, तुमने आई गेस 6 या फिर 6 से 8 स्टैंडर्ड के बीच में तुमने HTML लैंग्वेज का पढ़ाई होगा, या फिर एटलीस्ट नाम सुना होगा कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कि HTML जो होती है उसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और उसकी मदद से हम वेब पेज बनाते हैं और इसको एक वेब सर्वर में स्टोर किया जाता है। जैसे यूट्यूब का वेब सर्वर है, तो उसकी भी एक HTML से ये लोग ने लिंक बनाई होगी और उसकी URL जो होती है, यानी कि लिंक हमारी, उसकी मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी कोई यूज़र वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम जैसा कुछ खोलता है और उसका URL टाइप करता है इंटेंडेड वेब पेज का, तो एक लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बन जाते हैं यूज़र मशीन यानी कि हमारे लैपटॉप और वेब सर्वर के बीच में HTTP की मदद से। तो जब तुम जैसे अगर क्रोम खोलते हो और उसके अंदर यूट्यूब का HTTP और youtube.com डालते हो, तो फिर एक लॉजिकल कम्युनिकेशन बन जाता है हमारा डिवाइस जिसके अंदर गूगल क्रोम है वो और यूट्यूब के सर्वर के बीच में। एंड प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP। अगला है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में हम FTP बोलते हैं। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP जैसा ही है बहुत हद तक, बस डिफरेंस है कि इसके अंदर हम इस्तेमाल होता है फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए एक मशीन से दूसरे के अंदर। अब यही क्लाइंट सर्वर मॉडल है इसके अंदर भी कि तुम कुछ फाइल रिक्वेस्ट करते हो तब तुमको फाइल मिल जाती है एक मशीन से दूसरी मशीन में। तो वो एक, अगर एक यूज़र जाने कि तुम एक फ़ाइल रिक्वेस्ट करते हो दूसरे सिस्टम से, तो FTP का प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, जिससे कनेक्शन बन जाता है दोनों नोड्स के बीच में। लाइक सपोज तुम हो राम, जो मैं A लिख देता हूँ इधर, और तुम्हारा दोस्त है श्याम जिसको मैंने B लिख दिया। तो A जो है उसको चाहिए कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का PDF, तो वो A रिक्वेस्ट करेगा एंड B का जो नोड है उससे हमें फ़ाइल एक्सेस हो जाएगी। उसके अंदर ये जो कनेक्शन बनाएगा वो कनेक्शन बनाने का काम FTP का होगा, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। तो ऑप्शनली यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आईडी और पासवर्ड के बिना तुम्हारी फाइल को एक्सेस ना की जा सके, ताकि फिर यूज़र फिर नाम भी बना देता और लोकेशन भी। सो द थिंग इज़, तुमने देखा होगा कि गूगल ड्राइव के भी बहुत बार PDFs जो होते हैं, तुमने बहुत ज़्यादा सिक्योर, अगर तुमने कभी भी ट्रांजेक्शन्स किए हो तो उसके PDFs के अंदर भी पासवर्ड होता है। विदाउट पासवर्ड यू कैन नॉट ओपन दैट PDF। तो वही है कि यूज़र जो है वो यूज़र ID और पासवर्ड भी बना सकते हैं कोई भी फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो यूज़र क्या करता है, फिर फाइल का नेम स्पेसिफाई कर देता है और लोकेशन भी उसकी स्पेसिफाई कर देता है। तो अगर ये हो जाता है तो उसके बाद एक और कनेक्शन अलग से सेटअप हो जाता है जिससे फाइल ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब तुमने सही ID और पासवर्ड डाल लिया, उसके बाद एक नया कनेक्शन बन जाता है एंड तुम्हारा फाइल ट्रांसफ़र डायरेक्टली हो सकता है दोनों मशीन्स के बीच में। तो अब फाइल ट्रांसफ़र जो होता है वो दो सिस्टम्स के बीच में सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। तुमको वो एकदम सिंपल लगा कि आप एक फाइल रिक्वेस्ट करो एंड यू आर गेटिंग अ फाइल। अब इसके रीज़न ये है कि FTP इन इश्यूज़ जो होती है दो कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में उसको सॉल्व करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो डिफरेंट कन्वेंशंस का यूज़ करता है फाइल बनाते वक्त। जैसे फाइल के अंदर हमारी जो फोटोज़ होती है ना वो भी फाइल आ जाती है। तो JPG है वो एक अलग फाइल है, PNG है वो एक अलग फाइल है। तो JPG और PNG दोनों अलग कन्वेंशंस हैं। तो वो ये कि जब हम फाइल्स को नाम बनाते हैं तो उनको अलग कन्वेंशंस देते हैं। लाइक मेरे को कोई कोई जगह पे ना PNG फॉर्मेट में अपना कोड फ्रीक का
जो बैनर वो सब था अपलोड करना था, कोई कोई जगह पे JPG में था। सो दे वर सेव्ड एज codefreak.jpg एंड दूसरा था codefreak.png। तो अलग अलग कन्वेंशंस का यूज़ हुआ, तो उससे वो प्रॉब्लम नहीं आती। साथ ही साथ टेक्स्ट और डेटा इन लोगों को भी अलग फॉर्मेट में सेव किया जाता है एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है वो भी डिफरेंस होता है। हर फाइल की अलग अलग पूरा अपना इंडिविजुअल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा नहीं है कि 2 फाइल्स के लिए सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना है, हर फाइल का खुद का यूनिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब तुम उसका ना एड्रेस ही समझ लो, बस वो एक ट्री टाइप के फॉर्म के अंदर, ऐसे ट्री बनाते नहीं है बट फॉर्म तुम समझ जाओ। फिर हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के नाम में तुमको दिख रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एग्जैक्ट हो रहा है, तो ये क्या एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। सो ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि कैसे दो डिवाइसेस जो है ना वो ऑथेंटिकेट करेंगे एक दूसरे को और डायरेक्ट लिंक बनाएंगे दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए। अब इंटरनेट यूजर्स जो होते हैं जो अपने होम कंप्यूटर्स को किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो भी एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि सपोज तुम्हारे पास जो लैपटॉप, अब इसको तुम किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कर रहे हो, लाइक सपोज तुम्हारे पास एक एयरटेल का नेट ले लो ना। सो द थिंग इज़ तुम एयरटेल के साथ अगर कनेक्ट करते हो, सो एक पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है डायरेक्ट एयरटेल का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तुम्हारा वो, और तुम्हारा लैपटॉप, बस ये एकदम पॉइंट है। दोनों पॉइंट से दोनों के बीच के अंदर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है ताकि तुमको इंटरनेट मिल सके। सो ये जो कम्युनिक डिवाइसेस होते हैं इनके पास ड्यूप्लेक्स मोड्स होने चाहिए। लाइक तुम्हारा लैपटॉप डेटा लेना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, तो अगर ड्यूप्लेक्स मोड होगा तो ही ये प्रोटोकॉल हो पाएगा, वरना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ये डेटा इंटीग्रिटी भी रखता है ताकि जो पैकेट्स है वो ऑर्डर में अराइव करे। लाइक सपोज तुम कुछ डेटा चाह रहे हो, उसके पैकेट्स आगे पीछे आ जाते हैं, देन इट्स डेफिनेटली ए प्रॉब्लम बिकॉज तुम्हारा डेटा चेंज हो चुका है एंड इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई है। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो डेटा इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है, क्या करके कि पैकेज जो है वो ऑर्डर में ही आते हैं एंड कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर ये क्या करता है कि अगर कुछ भी पैकेट डैमेज हो गया ना तो वो सेंडर को बता देता है। लाइक सपोज तुम्हारे पास एक डिवाइस है, उससे तुम्हारा डेटा आ रहा है तुम्हारे दूसरे डिवाइस पे, तो अगर बीच में कुछ भी पैकेट में एरर आया ना तो जिस डिवाइस से डेटा आ रहा था उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको वापस रीसेंड करो। सो अगला है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तुमको इसके नाम में मेल दिख रहा होगा। अब मेल क्या है? ईमेल है हमारा पोस्ट ऑफिस वाला मेल। हम कंप्यूटर पे करें इसलिए ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस वाला मेल नहीं होगा, बट यू नो व्हाट इज़ मेल, एक ईमेल। सो SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ईमेल सर्विसेज के लिए। तो जब भी तुम ईमेल यूज़ करते हो तो क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जो मैसेज हेडर में लिखी है। लाइक तुम कुछ भी लेटर जब भेजते हो किसी को तो उसके ऊपर एक हेडर लिखा होता है ना कि किसको तुम्हारा लेटर जा रहा है, तो लिखा होता है तुमने तू तुम्हारा फ्रेंड। जब स्कूल में होता था कि अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई लिखो तो तुम दोस्त का नाम, एड्रेस वो सब लिखते थे ना, तो वो ये मैसेज हेडर जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉडी ऑफ द ईमेल क्या है, ईमेल मैसेज का कंटेंट क्या है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मैसेज हेडर यानी तुम्हारा ईमेल नेम है, उससे इसको कंसर्न है। सो हर ईमेल हेडर जो होता है उसके अंदर ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है। सो ईमेल जो कंटेंट करता है हेडर बॉडी, उसको एक आउटगोइंग मेल्स के क्यू में ऐड कर देते हैं। सो SMTP क्या करता है, आउटगोइंग क्यू जो है उसमें से हर एक मेल को लेता है और उसको उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। सो SMTP क्या करता है कि जो सेंडर सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया एक मेल को एक या उससे डेस्टिनेशन तक, तो करस्पॉन्डिंग रिसीवर का ईमेल एड्रेस हटा देता है मेल्स डेस्टिनेशन लिस्ट से। सो जब वो मेल हर रेसिपिएंट को पहुंच गया तो उसको हटा दिया जाता है आउटगोइंग क्यू से भी। एंड SMTP रिसीवर प्रोग्राम एक्सेप्ट्स ईच मेल जैसे। हाँ, अगर तुमको मेल आ भी रहा है तो अगर मेल भेज रहे हो या फिर तुमको मेल आ रहा है, दोनों के अंदर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है एंड वही तुम्हारे मेल्स को अप्रोप्रिएट यूज़र मेल बॉक्स में भी डाल देता है। सो मैं तुमको बोला अब ये TCP लिखा है लेकिन इसके ऊपर मैं SMTP का थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो सपोज़ ये तुम्हारा क्यू है एंड इसके नीचे की साइड एग्जिट है। मैं यहाँ पे EX लिख देता हूँ। हाँ, सो अभी तुम्हारे पास पहले सपोज कोई मेल आता है, तुमको मेल लिखना है। तुमने टू के अंदर अपना एक फ्रेंड 1 का नाम लिखा है और फ्रेंड 2 का नाम लिखा है। ये तुम्हारा पहला मेल है, तो इसको मैं 1.1 और 2.1 बता देता हूँ। और फिर तुम एक दूसरा मेल लिख रहे हो जो तुम 3 दोस्तों को भेज रहे हो, तो उसके अंदर पहले दोस्त को दूसरा मेल है, दूसरे दोस्त को दूसरा मेल है और तीसरे दोस्त को दूसरा मेल है। हाँ, यहाँ पे पहले 2 दोस्त सेम है। हाँ,
सो द थिंग इज़, अब वो क्या करेगा, तुमने ऐसे भेजा है ना, तो ये वाला जो मेल है 1, वो मेल इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारे SMTP की आउटगोइंग क्यू में। फिर तुमने बाद में लिखा है इसलिए दूसरा वाला मेल भी उस क्यू में आ जाएगा। एंड जैसे ही तुम्हारे पहले दोनों दोस्तों को फर्स्ट मेल भेज दिया तो क्यू में से तुम्हारा 1 हट जाएगा। मैं इसको अभी बस कैंसिल आउट कर देता हूँ ऐसे। और फिर तुमने सेकंड मेल जो है वो भी तीनों को पहुँच गया, तो वापस तुम्हारा आउटगोइंग क्यू में से हट जाएगा। वो जगह लेके नहीं खड़ा रहेगा, वो तुम्हारी क्यू को क्लियर करते ही जाएगा जैसे तुम्हारा पहुँचता जा रहा है। अब यहाँ पे इरेजर कहाँ है? हाँ, इरेजर। सो इसके आगे हमारा आता है तीसरा, आगे नंबर भूल गया मैं। सो इट्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। तुमने नाम सुना ही होगा, अगर हमने HTTP के अंदर भी देखा TCP/IP का एग्जिस्टेंस। तो वो क्या है हमारा, वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों यूजुअली साथ में ही लिखे जाते हैं, बीच में स्लैश लगाकर। तो ये क्या एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स का सेट है वापस जो हर प्रोटोकॉल होता है। एंड ये भी HTTP और FTP की तरह एक क्लाइंट सर्वर मॉडल का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर एक यूज़र या फिर मशीन जो होती है वो रिक्वेस्ट करती है सर्विसेज को एक सर्वर के द्वारा। वही हमारा जो पहले पढ़ा था। तो इसमें IP का काम क्या और TCP का काम क्या है? सो तुमने IP एड्रेस नाम तो सुना ही है कि तुम्हारी एक लोकेशन जो होती है वो IP एड्रेस की मदद से डिफाइन होती है। वो कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका IP एड्रेस एग्जिस्ट करता ही है। सो IP प्रोटोकॉल का वही काम है कि IP एड्रेस असाइन करना। जैसे तुम्हारे घर में कोई तुमको नाम देता है तो वैसे ही IP प्रोटोकॉल का काम है कि अगर कंप्यूटर इंटरनेट से अटैच्ड है तो उसका एक IP एड्रेस होना ही चाहिए। एंड IP एड्रेस की मदद से तुम हर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपके पास IP एड्रेस है, यू नो कौन सा कंप्यूटर है वो। तो इसी को कंसिडर किया जाता है जो पूरे इंटरनेट को टुगेदर होल्ड करता है IP प्रोटोकॉल को, क्योंकि पूरे इंटरनेट के अंदर जितने भी कंप्यूटर है सबका IP एड्रेस IP प्रोटोकॉल की मदद से ही होता है। सो ये काइंड ऑफ एक फेविकॉल एडहेसिव बन गया जो पूरे इंटरनेट को साथ में जोड़ के रखा है। अब TCP का काम क्या है? अब IP तो हमने देखा कि वो नाम दे रहा है, पर TCP क्या करता है, जो हमारा मैसेज है उसको पैकेट्स में बांटने मैंने बोला था, तो उसी को यहाँ पे लोग ने IP पैकेट्स बोला है। तो TCP का काम होता है कि हमारे मैसेज को पैकेट्स में बांटें एंड उसी पैकेट्स को बाद में ट्रांसमिट किया जाता है पूरे इंटरनेट एक रूट से दूसरा। एंड TCP का काम है गारंटी करना कि तुम्हारा सामान पहुंचा है नहीं, वो तुम्हारे TCP की गलती है। अगर तुम्हारे डेजिग्नेटेड IP एड्रेस पे सामान नहीं पहुंचा तो तुम जाके TCP पे गुस्सा हो सकते हो कि तूने सामान क्यों नहीं पहुंचाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज TCP का काम परफेक्ट है। वो गारंटी देता है तुमको कि आपकी पैकेट्स की डिलीवरी हो ही जाएगी डेजिग्नेटेड IP एड्रेस पे। सो क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा ट्रांसमिशन यानी कि पैकेट्स का एक जगह से दूसरे पहुंचाना कंट्रोल कर रहा है। एंड IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो तुम्हारा IP एड्रेस नाम देना इंटरनेट पे वो श्योर कर रहा है। और साथ में हमारा TCP का ये भी काम है कि पैकेट्स को ऑर्डर कर सके ताकि वो सीक्वेंस में डिलीवर। अब ऑर्डर यानी वो जोमेटो पे ऑर्डर करते हो वो नहीं, ऐसा जब लाइन में हाइट वाइज एक ऑर्डर में खड़े होने बोलते हैं ना, तो वैसे ही वो वाला ऑर्डर कि तुम पहले कौन सा आएगा फिर दूसरा कौन सा आएगा फिर तीसरा कौन सा आएगा रीअरेंज करना। सो वो भी TCP का काम ही होता है। फिर हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो अभी तुमने SMTP पढ़ा, तो SMTP का काम पूरा मेल से था, उसको मेल भेजना भी और मेल लेना भी। लेकिन जो हमारा POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल किया जाता है लोकल ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा सिर्फ ईमेल रिसीव करने के लिए एक रिमोट सर्वर से। सो SMTP भेज भी रहा था ले भी रहा था, पर अगर तुमको कोई रिमोट सर्वर से तुमको ईमेल चाहिए तो वो काम POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाएगा। अब POP सबसे रिसेंट वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन, मतलब रिसेंट वर्जन है कोई भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का। अब वो ये भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल जस्ट लाइक HTTP हमारा FTP और जो हमने पिछला पढ़ा TCP/IP वो वाला की तरह। इसके अंदर एक ईमेल को रिसीव किया जाता है और आपका इंटरनेट सर्वर उसको होल्ड करके रखता है। एंड हर POP3 जो मेल सर्वर होता है उसका एक डिफरेंट एड्रेस हो जाए जो यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है उसकी वेब होस्टिंग कंपनी के द्वारा। लाइक तुम्हारे पास भी कोई मेल है तो वेब होस्टिंग कंपनी, अगर मेरा Gmail है तो वो मुझे एक मेल सर्वर दे रहा है ना, मुझे एक एड्रेस दे रहा है। सो POP3 का भी वही मेल सर्वर है, उसका हर एक का डिफरेंट एड्रेस है। लाइक मेरा ईमेल अलग है, आपका ईमेल अलग है, कोई भी दो ईमेल्स आपको कभी भी सेम नहीं मिलने वाले हैं। अब जो एड्रेस है वो ईमेल प्रोग्राम में एंटर किया जाना चाहिए ताकि प्रोग्राम इफेक्टिवली कनेक्ट कर सके। लाइक तुम ही सोचो ना, एड्रेस गलत दिया है तो तुम्हारा पार्सल कहीं गलत जगह चला जाएगा। सो इसीलिए एड्रेस को एंटर किया जाना चाहिए ताकि इफेक्टिवली हमारा कनेक्शन हो सके। तो फिर आता है हमारा टेलनेट। सो टेलनेट को भी एक रिमोट कंप्यूटर से एक्सेस करने के लिए ही बनाया गया था, इसको रिमोट लॉगिन भी बोला जाता है। एंड जब तुम्हारा एक टेलनेट क्लाइंट है वो एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन बन जाता है रिमोट होस्ट तक। रिमोट मतलब एक जगह पे ही रहने वाला होस्ट, वो ऐसा मूवेबल नहीं है, वो सिर्फ एक जगह पर ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। सो द थिंग इज टेलनेट क्लाइंट एक तुम्हारे लिए वर्चुअल टर्मिनल बन जाता है जिसकी मदद से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो उस रिमोट होस्ट के द्वारा
के साथ। तो तुम्हारा कंप्यूटर है और कोई रिमोट होस्ट एग्जिस्ट करे तो तुम दोनों के बीच में अगर कनेक्शन चाहिए देन यू विल यूज़ टेलनेट, क्योंकि वो एक बीच में वर्चुअल ब्रोकर बन जाएगा तुम्हारा, वो वर्चुअल टर्मिनल है। तो उससे क्या होता है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है कमांड लाइन क्लाइंट के साथ या फिर एक प्रोग्रामेटिक इंटरफेस के साथ। एंड टेलनेट हमको एक एरर फ्री कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है जो हमेशा लेटेस्ट कन्वेंशनल मॉडल्स जो हमारे उसके कंपैरिजन में फास्टर है। तो ये था हमारा टेलनेट, जिसको इस टेलनेट का काम क्या हुआ, रिमोट कंप्यूटर कोई भी उसको एक्सेस तुमको करना है अपने कंप्यूटर से, तो वो टेलनेट वहाँ पे काम आएगा, वो तुम्हें एरर फ्री कनेक्शन देने वाला है। एंड वही था, उसके एक कमांड लाइन क्लाइंट या फिर प्रोग्रामेटिक इंटरफेस के साथ वो कनेक्शन बना देता है। फिर हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम VoIP बुलाते हैं। अब VoIP एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमको वॉइस कम्युनिकेशंस करने देती है, नाम में लिखा है ना वॉइस, तो वॉइस कम्युनिकेशन अगर तुमको करना है तो फिर VoIP का इस्तेमाल होगा। ये क्या करेगा, हमारी जो वॉइस है लाइक तुम वॉइस नोट्स जो भेजे उसको कॉम्प्रेस कर देता है डेटा पैकेट्स के अंदर। एंड वो डेटा पैकेट्स तो ऑब्वियसली हमारे ट्रांसमिट हो ही सकते डेटा नेटवर्क्स पे, और फिर जब रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं तो वापस वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके लिए हमको ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी इंटरनेट की ज़रूरत है इन शॉर्ट, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो क्या ही वॉइस नोट भेजने वाले थे तुम। फिर VoP के हम अलग अलग बेनिफिट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल VoP की अगर तुम सर्विसेज यूज़ करते हो, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भी VoIP के उसके साथ ज्वाइन करके रखा है, वो बिना कॉस्ट के एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। लाइक आजकल जो हमारा अनलिमिटेड कॉल्स वाले है, तो उसमें हमको दूसरे को कॉल करने के लिए कोई कॉस्ट लग नहीं रहा है, तो एक्चुअली जो भी हमसे पैसे ले रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर ही ले रहा है। वरना VoIP की सर्विसेज यूज़ करने के लिए हम बिना कॉस्ट के किसी को कॉल कर सकते हैं। फिर फ़ोन कॉल्स को राउट करना जो है ना वो अपना एलिमिनेट कर देते ताकि हमको सेपरेट वॉइस और डेटा नेटवर्क्स की ज़रूरत हो। लाइक पहले ज़माने में क्या होता था, हमको डेटा के लिए और वॉइस के लिए दोनों के लिए हमको अलग अलग सेपरेट करना रखना पड़ता था उनको। जो डेटा नेटवर्क अलग होना चाहिए था और वॉइस नेटवर्क अलग होना चाहिए था। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग डेटा नेटवर्क्स है उसी के ऊपर हम फोल्स कॉल्स को भी राउट कर देते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमको सेपरेट करना पड़े दोनों को। फिर हमारा कि एक टेलीफोन कॉल जो है ना उससे ज़्यादा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर। लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो तुम उसी के ऊपर सिर्फ एक ही टेलीफोन कॉल को ट्रांसमिट करो, तुम मल्टीपल ट्रांसमिट कर सकते हो टेलीफोन कॉल्स एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर। और साथ ही साथ इसके अंदर एडवांस टेलीफोन फीचर्स भी है, जैसे कॉल राउट करना, स्क्रीन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, IVR, ये सब। ऐसा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, IVR का चाहिए हो तो गूगल पे पढ़ लेना, बिकॉज आई बिलीव खुद से जानना ज़रूरी होता है अगर जानना हो तो, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्स। फिर हमारे HTTP तुमने पढ़ा अभी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका एक और मतलब होता है, मैं तुमको बेसिक नॉलेज दे दूं कि तुम कोई भी वेबसाइट को अगर जाते हो ना तो तुम नोटिस करना उसके आगे HTTP लिखा है या फिर HTTPS। तो अगर HTTPS नहीं लिखा हो ना, मोस्ट केसेस में डोंट विजिट दिस वेबसाइट, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। तुम्हारे PC, तुम्हारे मोबाइल डिवाइस, तुम्हारे जो भी डिवाइस उसमें यू नेवर नो कौन सा वायरस आ सकता है। तो इसीलिए जब भी तुम कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो इंश्योर करो HTTPS है, क्योंकि उसके बिना जो तुम्हारा वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो कंसर्नेबल एंड यू कैनॉट बी श्योर वो सही है नहीं है। इसीलिए हमेशा HTTPS है या नहीं वो देख के जाया करो। अब तो वही हमारा HTTPS जो है कॉम्बिनेशन है किसका, HTTP का और SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है उस प्रोटोकॉल्स का। ये दो अलग प्रोटोकॉल्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उनका काम क्या है, सिक्योरिटी देना। एंड इसीलिए उसको हम HTTP के साथ जोड़ देते हैं ताकि हमें HTTPS मिले, ताकि हम वेब ब्राउजिंग जो वो सेफली कर सकें, हमारे डिवाइसेस को ज़्यादा रिस्क ना हो। अब इसी का इस्तेमाल वही हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकता है और इंटरनेट पर उसका बहुत वाइड यूज़ होता है। एंड यहीं हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ो आराम से। हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का बस एक लेक्चर बाकी, इसके बाद हम भी वापस पाइथन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन ऑफ क्लास 11 पाइथन के साथ होगा। सो तब तक के लिए बाय।